हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जो अपने आगे के पर्सन है लेवल 2 के, जो आज पहला मॉडल पेपर है उसका जो हल है वो अपने कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई। देखिए दोस्तों, जो पहली बार जो सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी वो 2011 में की गई। कब की गई थी? 2011 में। और आपसे पूछ ले, नवीनतम राजस्थान की जो सौर ऊर्जा नीति है, नवीनतम सौर ऊर्जा जो नीति है वो 2023 की है। कब की है? 2023 की। ये आंसर अपना ठीक हो जाएगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति है, जितने भी अपने आयोग है, ठीक है, तो राज्य में जितने भी आयोग है इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। किसको छोड़कर? ध्यान में रख लेना, राज्य महिला आयोग को छोड़कर, राज्य महिला आयोग को छोड़कर सभी आयोगों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके अलावा ध्यान में रखना है, प्रत्येक जो अपने यूनिवर्सिटी, जो अपने विश्वविद्यालय होते हैं, उनमें कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और स्वयं क्या होता है? स्वयं कुलाधिपति होता है। क्या होता है? कुलाधिपति होता है। किसको छोड़कर? ध्यान में रखना, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनको छोड़कर। तो इसका आंसर अपना डी आंसर है, वो राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से कौन है? अपने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। ये कौन सा गेम करते हैं भाई? ये शूटिंग गेम है, खेलते हैं। और इन्होंने 2004 एथेंस ओलंपिक में अपना जो कांस्य पदक है वो जीता था। ठीक है, ध्यान में रख लेना। ए आंसर है वो अपना ठीक हो जाएगा। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव है वो किसने डाली थी? शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना या इसकी जो नींव है वो 1935 में। और रत्ना शास्त्री एवं हीरालाल शास्त्री, ठीक है, हीरालाल शास्त्री तथा उनकी पत्नी थी, पत्नी जिसका नाम था रत्ना शास्त्री। क्या नाम था? रत्ना शास्त्री। और इनकी पुत्री की याद में, ठीक है, शांताबाई कौन थी? पुत्री थी भाई। पुत्री कौन थी इनकी? पुत्री थी शांताबाई। शांताबाई की याद में अपने शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव रखी थी। तो इसका ए आंसर है वो अपना राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में भामाशाह योजना का प्रारंभ कब किया गया था? भामाशाह योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 2014 को। ए आंसर है वो राइट हो जाएगा। इसके द्वारा? वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा, बीजेपी की सरकार में 2014 में, 15 अगस्त 2014 में इसके द्वारा, अपने वसुंधरा राजे द्वारा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1993 में की गई। और कहाँ की गई थी? भरतपुर जेवर में की गई थी। ध्यान में रख लेना, 1993। अगला प्रश्न अपना, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है वो झांसी उत्तर प्रदेश में है। सी आंसर वो अपना राइट हो जाएगा, झांसी। राजस्थान के निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अपने को विचार करना है। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया था। पहला कथन बिल्कुल ठीक है। यह बहुसदस्यीय आयोग है। नहीं दोस्तों, ये बहुसदस्यीय आयोग नहीं है, यह एक सदस्यीय आयोग है। क्या है? यह एक सदस्यीय आयोग है। राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर रहा है, तो यह एक सदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसका प्रमुख तो राज्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है, लेकिन ये एक सदस्यीय है, ये थोड़ा गलत है। इसका एक सचिव होता है, सचिव भी होता है, जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी भी होता है। राज्य का नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग का निर्वाचन अधिकारी होता है। अगला है, यह पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है, चुनाव करवाता है। बिल्कुल ठीक है, ये पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय निकायों के चुनाव करवाता है और उनकी मतदाता सूची भी तैयार करवाता है। तो अपना बिल्कुल ठीक है, 1 नंबर भी ठीक है, 4 नंबर पर भी ठीक है, ठीक है। और दो दो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। 2 इसमें है, इसमें है।
इसका आंसर ए आंसर है वो ठीक हो जाएगा। ए आंसर है वो ठीक है, अपना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 नंबर ठीक है, 4 नंबर भी ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो पंचायती राज है, चाहे जिला परिषद सदस्य है, जिला प्रमुख है, जो पंचायत समिति के सदस्य है, ठीक है, और जो नगर निकाय में जैसे पार्षद है, ठीक है, इसके अलावा सरपंच है जो पंचायती राज से संबंधित, उनकी न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए रे? 21 वर्ष होनी चाहिए। तो सी आंसर वो अपना राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संस्था शिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? कौन खरीदती है? राजसिको खरीदती है। कौन खरीदती है? राजसिको खरीदती है। राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को होती है। कब होती है? 3 जून 1961 को होती है। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार के टेक्सटाइल पार्क योजना के अंतर्गत राजस्थान में कौन से टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए गए थे? नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क पाली। सी आंसर वो अपना इसका ठीक हो जाएगा। सी आंसर वो ठीक हो जाएगा। लिट्स संबंधित है, LITES, लिट्स किससे संबंधित है? ठीक है, लिट्स किससे संबंधित है? राज्य के प्रशासनिक विभागों में दर्ज विभिन्न मुकदमों के प्रभावी निपटारे से संबंधित है। तो ए आंसर है वो अपना ठीक हो जाएगा। इसके अंतर्गत ए आंसर है वो ठीक हो जाएगा। नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैनेजमेंट साइकोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चन है उनसे आंसर की करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन था मैनेजमेंट से संबंधित था ये कि लीड्स का संबंध किससे है? ये राज्य के प्रशासनिक विभागों में दर्ज विभिन्न प्रभावी तरीके से निपटान से है। इसका आंसर हो गया, सर ने करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक सही नहीं है? मैं क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिएगा, पहला एजुसेट मुख्य रूप से विद्यालय, महाविद्यालय और उच्च स्तर की शिक्षा संबंधित प्रदान करने हेतु है। ये एजुसेट एक शिक्षा से संबंधित है। दूसरा, एजुसेट का कार्य औपचारिक शिक्षा और विकासात्मक संप्रेषण को सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। एजुसेट एक वास्तविक भारतीय उपग्रह है जो विविध रूप में शिक्षा की सेवा हेतु है। एकमात्र एजुसेट उपग्रह है, 2004 में लॉन्च किया गया था। शिक्षा से संबंधित आपसे उपग्रह पूछा जाए, उसका नाम क्या होगा? एजुसेट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये केवल शहरी क्षेत्र से केंद्रित व्यवस्था पर नहीं है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से संबंधित था। इसलिए इसका असंगत कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, RIE अजमेर किसका नियंत्रण होता है? तो ये RIE होते हैं, RIE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो होते हैं वो सारे के सारे किसके अधीन आते हैं? वो आते हैं SCERT के तहत। किसके तहत आते हैं? SCERT के तहत हैं सारे के सारे इंस्टीट्यूट बने होते हैं। रीजनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल है। अजमेर भी किसके अधीन आएगा? SCERT के अधीन। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान राज्य में क्षेत्रीय महाविद्यालय संस्थान किस शहर में स्थित है? तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और अजमेर। तो देखिए, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है अजमेर के अंदर। कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। देखिए व्याख्या, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के तहत आती है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के सभी परिपत्र एवं आदेश प्रकाशित होते हैं। देखिए, एक पत्रिका प्रकाशित होती है। क्या प्रकाशित की जाती है? एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। उस पत्रिका के अंदर इन सब के आदेश हैं वो प्रकाशित किया जाता है। उस पत्रिका का नाम होता है शिविरा पत्रिका। तो कौन सी पत्रिका होती है? शिविरा होती है। और शिविरा के माध्यम से ही क्या है, इनका प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स है। वर्तमान में के अंदर भी आपसे डाइट पूछ ले, वर्तमान के अंदर भी डाइट कितनी है? 33 डाइट ही है। हालांकि वर्तमान के अंदर जिले अगर हैं तो जिले क्या हैं? जिले 41 हो गए हैं और प्रत्येक जिला स्तर पर डाइट्स होती है। लेकिन अभी तक केवल 33 डाइट पुराने जिले हैं, उन्हीं के अनुसार कायम कर रही है। अभी नई डाइट्स नहीं बनी है। 40 जिले हैं। तो नवीन डाइट्स बनी थी बीकानेर और चूरू,
वो अलग है, लेकिन वास्तविक में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया था 2017 के अनुसार, अब 2025-26 को भी आप आंकड़ों में लेके देखना, उस समय डाइट नागौर ने है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया था। निम्न में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य है? दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य है, ये देखिए शहरी क्षेत्र से संबंधित योजना लागू की गई है। किस क्षेत्र से संबंधित है? शहरी क्षेत्र से संबंधित योजना है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी बेघरों को क्या प्रदान करना? आश्रय प्रदान करना। यानी शहर के अंदर जो बेरोजगार या बेघर जो लोग हैं उनको नया मकान उपलब्ध कराना, उनको आश्रय करना। तो बेघरों को आश्रय प्रदान करने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तो हम महानरेगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महानरेगा। तो महानरेगा का संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? ग्रामीण विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। देखिए जो महानरेगा है उसका आयोजन है वो ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर इसका अनुदान आता है और बहुत सारे ऐसे ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं वो कौन संपन्न होते हैं? महानरेगा के तहत ही संपन्न किए जाते हैं। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESC योजना की घोषणा की है, जो इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करेगा। तो ये जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के साथ एक MOU हुआ है। किसका? ये MOU हुआ है फ्रांस का। ये फ्रांस के साथ हुआ है। तो फ्रांस की सरकार मिलकर जो WESC योजना है उसकी घोषणा की है। 8 साल की अवधि तक वित्त पोषण का अनुदान किसके साथ किया जाएगा? राज्य सरकार और फ्रांस सरकार के मध्य इसका MOU हुआ है। तो अपना D नंबर आंसर हो जाएगा। युवाओं के विकास एवं कल्याण हेतु राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में क्या घोषणाएं की गई है? तो बजट है ये नवीनतम योजनाओं से संबंधित पक्का क्वेश्चन आएगा और बजट से संबंधित भी अच्छा क्वेश्चन आएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि बजट के तहत कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई है। देखिएगा, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्रों की क्या की गई है? स्थापना की गई। बिल्कुल राइट बात है, ये बनेंगे। अलवर, अजमेर और बीकानेर में डिजिटल प्लेटेरियम मंडल की स्थापना की जाएगी। ये बात भी सही है। और देखिए SMS स्टेडियम जयपुर में बैडमिंटन अकादमी की घोषणा की गई, ये भी सही थी। कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर में गुणा केंद्रों की स्थापना की जाएगी, ये बात भी सही है। उदयपुर में लेरोसिक अकेडमी की स्थापना की जाएगी। यानी कि पांचों के पांचों जो कथन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, रिको द्वारा विकसित विशेष पार्क जोन से संदर्भ निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विशेष प्रकार के जो पार्क और जोन बने हुए हैं उसमें से 100% प्रश्न आएगा। सारे पार्क आपको अच्छे से याद रखना है। सौर पैनल निर्माण पार्क कांकाणी जोधपुर के अंदर बनेगा, बिल्कुल सही है। फर्नीचर पार्क बोरनाडा जोधपुर में बनेगा, बिल्कुल सही है। फूड प्रोसेसिंग पार्क तिवरी जोधपुर के अंदर, ये भी सही है। लेकिन जेम्स बोर्स निमराना अलवर ये पार्क संबंधित नहीं है। जेम्स बोर्स नाम का निमराना अलवर के अंदर कोई प्रकार का पार्क नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, रिको द्वारा स्थापित विशेष पार्कों के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? मेडिटेक मेडिसिन डिवाइस पार्क बोरनाडा जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जम्मू और रामगढ़ धुलाई में स्थापित किया गया, जयपुर में स्थापित किया जाएगा, सही है। स्पोर्ट्स गुड एंड बॉयज जोन फुसखेड़ा भिवाड़ी अलवर में स्थापित किया जाएगा, ये बात भी सही है। लेकिन वर्नाना औद्योगिक क्षेत्र पाली के अंदर नहीं है, जबकि निमराना अलवर के अंदर है। कहाँ है ये? निमराना अलवर में बनेगा, तो ये D नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों की कार्य क्षमता में सुधार हेतु कौन सा सूचकांक जारी करने का निर्णय किया गया? राजस्थान 2025 के तहत जो सूचकांक होते हैं विभिन्न विभागों की कार्य क्षमता, तो वो होता है हमारा कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, कि कितने कॉम्पिटिटिव है, इस प्रकार का सर्वेक्षण है। तो इकाई कार्य क्षमता में सुधार हेतु कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है? कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान सरकार ने जिले में सिंथेटिक ट्रैक्स का निर्माण, सिंथेटिक ट्रैक्स है ये सीकर जिले के अंदर बनेंगे। कौन से जिले में? सीकर जिले के अंदर करने की घोषणा की गई है। कहां पर बनेंगे? ये सीकर जिले के अंदर बनेंगे। निम्न में से असुमेलित युग्म है। देखिए ये समायोजन युक्तियां हैं, समायोजन युक्तियां, और अच्छे से याद करना है इनको, हर बार प्रश्न आता है। सुमेलित नहीं है या सीधा सा प्रश्न देकर पूछी जाती है कौन सी समायोजन युक्ति है। देखिए हवाई किले बनाना ये मन तरंग होते हैं, मन के अंदर एक विशेष प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, जैसे दूल्हा बनना, गाड़ी नहीं खरीदना, ये हवाई चीजें करना। तो हवाई किले बनाना ये मन तरंग सही है।
उदात्तीकरण, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये बात गलत है। अभी हम डिस्कस करते हैं। प्रतिक्रिया निर्माण, उगला भगत होना, यानी विपरीत प्रतिक्रिया बनाना। विपरीत प्रतिक्रिया सही है। युक्तिकरण, अंगूर खट्टे हैं, यानी किसी चीज में दोष निकालना। प्रक्षेपण भी कहते हैं थोपना। उदात्तीकरण का मतलब होता है सुब्लिमेशन, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं, यानी कि किसी एक क्षेत्र में कामयाबी न मिलने पर उस चीज को दूसरे क्षेत्र में बदल देना। जैसे एक पहलवान का गुस्से वाला व्यक्ति उसका पहलवान बन जाना, या कोई अन्य चीज के अंदर परिवर्तन कर देना, वो कहलाता है उदात्तीकरण या सब्लिमेशन। तो नाच न जाना आंगन टेढ़ा, ये बात गलत नहीं है, ये कथन हो जाएगा। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? अगर देखिए बच्चे के अंदर क्या बढ़ाना है, सृजनशीलता बढ़ाना है, सृजनशीलता का गुण बढ़ाना है, तो उसका ब्रेन स्ट्रॉमिंग की पद्धति होती है। मस्तिष्क उद्दोलन जिसको बोलते हैं, क्या बोला जाता है? मस्तिष्क उद्दोलन जिसको बोलते हैं, मस्तिष्क उद्दोलन। मस्तिष्क उद्दोलन की प्रक्रिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। वो क्या करता है? बच्चे को सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी की ओर बढ़ावा देता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारावेश है वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा सूत्र सही है। देखिए विकास की जब बात आती है तो विकास के अंदर कौन सम्मिलित होता है? विकास किसको बोलते हैं? जिसके अंदर परिपक्वता भी होती है, व्यक्ति परिपक्व होता है, और साथ ही साथ उसका क्या होता है? नई नई चीजें सीखता है, यानी वो अधिगम करता है। तो दोनों ही किससे संबंधित होते हैं? ये विकास की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। तो ये एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है? शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन कौन से होते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में इसके अंदर शिक्षार्थी सम्मिलित होता है, सीखने की प्रक्रिया भी सम्मिलित होती है, सीखने की स्थितियां भी सम्मिलित होती है, निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य भी होते हैं, और इसके अंदर शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु तीनों चीजें सम्मिलित होती हैं। तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान? देखिए चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ये तीन मस्तिष्क के प्रकार बताए थे एक चट्टान के रूप में। जैसे एक पानी होती है और उस पानी के ऊपर एक चट्टान है, तो ये डूबा हुआ भाग, ये मध्य वाला भाग है, अर्धचेतन का है, ये चेतन वाला भाग है, और ये अचेतन वाला भाग है। ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। किसने दिया था? ये जो बात कही थी सिगमंड फ्राइड ने, ये बांटे थे तीन प्रकार। और इसने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। उसके आधार पर उन्होंने मस्तिष्क के तीन प्रकार बताए थे। नेक्स्ट है, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन कैसे करते हैं? देखिए वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। देखिए बालक बालिकाओं की बुद्धि का जब मापन करते हैं तो अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा उनकी बुद्धि का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। कौन सा प्रेरक अर्जित नहीं है? प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अर्जित और एक होते हैं जन्मजात, यानी जो जन्म के समय उपलब्ध होते हैं और एक हम ग्रहण करते हैं। जैसे भूख, प्यास, नींद है, ये जन्म के समय होते हैं। आकांक्षा का स्तर, मद, व्यसन, आदत, ये तो क्या होती है? जन्मजात होती है। लेकिन क्रोध है, क्रोध क्या होता है? ये एक अर्जित होता है। आकांक्षा स्तर, मदपान, आदत है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन से सम्मिलित हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है भी आपको। इसके अंदर आपको सबसे अच्छा ये ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी चीजें होती है जो इसके अंदर सम्मिलित नहीं होती है। ध्यान रखना, काम, क्रोध, आलस्य है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? अर्जित और प्रेरक में आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम के उदाहरण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम के संबंध में अधिगम क्या है? देखिए अधिगम व्यवहार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया है।
बिल्कुल सही है। अधिगम के द्वारा व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, सही बात है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होते हैं, यानी अपेक्षाकृत परिवर्तन है वो हमेशा क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं, जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती है। अधिगम अधिकतर क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है, न कि जन्मजात होता है। नेक्स्ट है अनुदेशन उद्देश्यों को क्या कहते हैं, जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, मुख्य या जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुदेशन उद्देश्य कहा जाता है। इनको जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनुदेशन उद्देश्य कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करना है। देखिए ये क्या कहलाता है, शिक्षा। सबसे पहले देखो अधिगम के नियम, विशेषताएं, प्रक्रिया और सिद्धांत, ये चारों चीजें होती है। लेकिन हम किसी चीज को सीखना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, यानी कि ये है सीखना। पहले तो हमें किसी चीज के बारे में क्या करना है, ये कोई विषय वस्तु उसको सीखना, फिर उसका लक्ष्य निर्धारित करना, और उसके लक्ष्य निर्धारित करने की क्या करना, हमें उपाय खोजना। तो ये जो प्रोसेस होती है ये सारी की सारी क्या कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है। अधिगम की क्या कहलाती है, एक प्रक्रिया, एक चरण वाइज हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तो वो एक क्या कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है। तो अधिगम की क्या हो जाएगी, प्रक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए ब्लॉक बग शब्द किन दो शब्दों का संयोजन है। ब्लॉक बग देखिए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। ब्लॉक बग शब्द है दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। वेब और लॉग दोनों शब्दों से मिलकर किसका निर्माण होता है, ब्लॉक शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट देखिएगा साहित्यिक चोरी रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जब कोई हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसकी कॉपीराइट ली जाती है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी साहित्यिक चोरी न कर सके। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपीराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से किस डिवाइस के प्रयोग से यूजर किसी टास्क को वास्तविकता में करता हुआ प्रतीक होता है। यूएसबी फ्लैश डिवाइस, फिटनेस ट्रैकर, वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट और उपरोक्त सभी। देखिए जब हम किसी डिवाइस को प्रयोग से यूजर किसी टास्क तक पहुंचता है, उसकी वास्तविकता जानता है, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट। क्या बोला जाता है, उसको वीआरएच बोलते हैं। क्या कहा जाता है, वीआरएच प्रोसेस कहा जाता है इसको, वीआरएच प्रोसेस यानी वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट्स कहा जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों के संबंधित सूचना एक स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है। देखिए ये अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे डिजिटल भारत है, ये एक मिशन है, ई वाणिज्य औद्योगिक विभाग से संबंधित होता है, ई मित्र, ई सुविधा। ये सारी की सारी सुविधाएं एक जगह एक स्थान पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में किसके माध्यम से प्रदान की जाती है, ई मित्र सेंटरों के माध्यम से आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। नेक्स्ट देखिएगा वाणी संश्लेषण स्पीच सिंथेसाइजर क्या है, यानी कि एक प्रकार से इनपुट और आउटपुट इकाई की बात आती है। इनपुट और अपने आउटपुट इकाई है, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कंप्यूटर में। और हर बार अधीनस्थ बोर्ड इनपुट आउटपुट में से एक प्रश्न पूछता है, एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो जब हम स्पीच को करते हैं, वाणी संश्लेषण का मतलब है बोलते हैं, तो यानी कि जो वाणी होती है वो होती है बाहरी, संप्रेषण कर रहे हैं, उसका आउटपुट देता है। क्या देता है, वो आउटपुट यूनिट के रूप में कार्य करता है। यानी स्पीच सिंथेसाइजर क्या करता है, एक प्रकार का आउटपुट उपकरण की तरह होता है, तो आउटपुट यूनिट होती है। तो ये थे मनोविज्ञान संबंधित और कंप्यूटर से संबंधित जितने आपके कंप्लीट क्वेश्चन हैं वो हो गए हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम।